आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जो पंजाब से आ रही है। पंजाब के बठिंडा इलाके में मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है। फायरिंग से 4 लोगों की मौत हुई है। फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया जो अभी भी जारी है। मिलिट्री स्टेशन के आसपास के इलाके सील कर दिए गए हैं और अब पुलिस ने फिलहाल इसे दहशतगर्दाना हमले से इनकार कर दिया है। इजराइल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि रियासत पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है जिसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग का वाकया बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में सुबह 4:35 के करीब पेश आया है और स्टेशन क्विक रिएक्शन टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके को मुहासरे में लेकर पूरे इलाके को वहां पर सील कर दिया गया है। जो मिलिट्री स्टेशन है उसके आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है और ऑपरेशन तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं मिलिट्री स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर यह वाकया पेश आया है। आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे यानी कि 4:35 पर यह वाकया पेश आया है जब वहां पर गोलियों की आवाज सुनी गई है। तो उसके साथ साथ ही जो खबर इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। मिलिट्री स्टेशन के अंदर साउथ वेस्टर्न कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सुबह तकरीबन 4:35 पर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। ये गोली चलने की आवाज थी जिसके बाद ही ये कहा गया है कि इसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं। फौज की जनूबी मगरबी कमान ने मुतला किया है कि क्विक रिएक्शन टीमों को फाल कर दिया गया है जो इस वक्त वहां पर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल वाकई की वजूहात के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी हैं और ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग करने वाला कोई एक शख्स था या और ज्यादा अफराद थे। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पंजाब बीरू के पास नवदीप छाबरा। नवदीप, क्या कुछ तफसीलात हैं? जो खबर आ रही है कि बठिंडा के अंदर जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर फायरिंग, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद की मौत, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए गौहर, बिल्कुल बठिंडा का ये हाई सिक्योरिटी जोन हम कह सकते हैं क्योंकि कैंट एरिया भी है मिलिट्री का और मिलिट्री का जो रहायशी इलाका उसका बेस कैंप भी यहीं पर है। तो ये सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास 4:35 पर ये घटना हुई है और पहले कहा जा रहा था कि 4 आम लोगों की मौत हुई, 4 लोगों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है अब ये मिलिट्री ने क्लियर कर दिया है कि ये चारों जवान जो थे वो मिलिट्री के थे जिनकी मौत हुई है। आर्टिलरी जो यूनिट होता है मिलिट्री का उसी के ये चारों जवान थे और उनकी मौत हुई है और उनके पेरेंट्स जो है उनको सूचना दे दी गई है इस घटना के बारे में। लेकिन आखिरकार इस घटना की वजह क्या थी? जिस व्यक्ति ने फायरिंग की वो सेना का जवान था, उसका मकसद क्या था, वो क्यों ऐसा करना चाह रहा था, इसके बारे में अभी भी मिलिट्री के जो अधिकारी है वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भी जो है बठिंडा का जो मिलिट्री बेस के जो अफसर उनसे उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मांगी है। और जो जानकारी हमारे पास गौर है थोड़ी देर बाद जो आर्मी प्रमुख है वो इस पूरे मामले को लेकर अभी रक्षा मंत्री को जानकारी देंगे क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जैसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर क्लियर हो जाएगी तो आर्मी इसकी सूचना जो है वो अपने मंत्रालय को देगी और उसके बाद जो जनरल है
आर्मी के, वो इसकी जानकारी जो है वो रक्षा मंत्रालय को या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी घटना को लेकर देंगे। लेकिन इस बात को लेकर इतना तो गौर क्लियर हो चुका है कि ये जो घटना थी वो आतंकी घटना नहीं है, क्योंकि जो मिलिट्री बेस कैंप है उसके अंदर कोई बाहरी व्यक्ति दाखिल नहीं हुआ। ये पुलिस का भी कहना है और आर्मी का भी कहना है। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो साफ हो जाता है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है और ये किसी भी तरीके से आतंकवादी घटना नहीं है। 2 दिन पहले ही मिलिट्री बेस कैंप से जो राइफल चोरी की गई थी, 28 जिंदा कारतूस वहां से चोरी किए गए थे, उसी से ये पूरी फायरिंग जो है उस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन क्योंकि गेट अभी बंद कर दिए गए पूरे कैंपस के, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को भी पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। स्कूल जो है मिलिट्री एरिया के जितने छावनी के स्कूल के जो एरिया थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चारों तरफ की जा रही, ताकि जो फायरिंग करने वाला व्यक्ति है या वो अंदर का जवान जो भी था वो बाहर ना भाग पाए। उसको लेकर लगातार पुलिस की टीमें और मिलिट्री की जो टीमें और उनके जो अधिकारी हैं वो मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कल वैसाखी का पर्व था पंजाब के अंदर, और जहां पर ये घटना हुई है उससे थोड़ी दूरी पर तख्त श्री दमदमा साहिब है, जहां पर वैसाखी के लिए लाखों श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा होते हैं। और जिस तरीके से पुलिस का हाईलाइट था, पहले ये भी घटना कही जा रही थी कि शायद हाईलाइट के बीच पंजाब के अंदर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया गया, पंजाब को दहलाने का प्रयास किया गया है, कोई टेरर ग्रुप हो सकता है। लेकिन अब ये चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी घटना नहीं है, आतंकी साजिश नहीं है, ये इंटरनल मैटर है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एक कि क्या इस हवाले से पूरी तस्दीक हुई है कि जो फायरिंग हुई है वो स्टेशन के अंदर हुई है, कोई फौजी जवान जिसने फायरिंग की है, और साथ ही साथ जो 4 लोगों की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, क्या सिर्फ 4 ही लोगों की मौत हुई है, क्या किसी जख्मी? क्योंकि मिलिट्री स्टेशन जो जहां पर ये फायरिंग हुई है वहां पर उनके जो फौजी एहलकार उनके घर वाले भी होते हैं, क्या किसी के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है? देखिए गौर, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं आई है और ना ही वहां पर कोई आगजनी या कोई और सामान के अंदर कोई तोड़फोड़ या कोई और चोरी करने का वहां पर प्रयास हुआ है। ये 2 दिन पहले जो एक राइफल जो चोरी की गई थी उसी से पूरी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, पहले कहा जा रहा था आम लोग हैं, लेकिन अभी सेना ने ये स्वीकार कर लिया कि आर्टिलरी ग्रुप या उनका जो यूनिट है उन्हीं के ये जवान है और उनके जो अभिभावक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से संबंधित है, उनको सूचना दे दी गई। हालांकि अभी नाम मीडिया के सामने नहीं बताए गए कि उनके नाम क्या क्या थे, कितनी उम्र है, कौन कौन सी वो पद पर वो तैनात थे, उसकी जानकारी भी थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये साफ हो गया कि ये आर्मी के जवान थे, लेकिन इसके अलावा कोई और व्यक्ति या और कोई जवान इस पूरे हमले के दौरान घायल नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये मंशा क्या थी, जिस व्यक्ति ने फायरिंग की वो क्या कुछ दिखाना चाह रहा था, क्या वो अपने किसी अधिकारियों के बर्ताव से दुखी था या और कुछ पहले घटना इस कैंपस के अंदर हुई है उसके साथ। क्योंकि 2 दिन पहले एक चीज और बड़ी सामने आ रही है कि कैंपस के आसपास ही एक जवान का शव भी मिला था और वो भी आर्मी का जवान बताया जा रहा है। हालांकि वो कहा जा रहा था कि कुत्तों ने नोच कर उसके शव को खा रखा था। वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिरकार ये तमाम घटनाएं पिछले 2 दिन में ही लगातार ऐसे क्यों हुई। और उसके लिए मिलिट्री ने ये जरूर कर दिया उनके अधिकारियों ने कि हम हर पहलू की बारीकी से जांच करेंगे, क्योंकि आतंकी घटना तो नहीं है लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना हुई है, बारीकी से जांच की जाएगी और थोड़ी देर बाद इसकी जो रिपोर्ट्स है या इसका जो भी तथ्य सामने आएंगे मीडिया को भी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भी क्योंकि रिपोर्ट मांग ली है तो उसको भी जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। नवदीप, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जो हमलावर थे जिसने हमला किया स्टेशन के अंदर ही, क्या उसकी शिनाख्त किसी तरह से हुई है? कौन था वो? क्या वो फौजी एहलकार था? कहां से था? उनका ताल्लुक किस इलाके से था? क्या इस हवाले से कोई तस्दीक हुई है, कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है? देखिए गौर, उसी का ही इंतजार है। हालांकि इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि क्योंकि इंटरनल मैटर है, अंदर से ही फायरिंग हुई है और फौज के ही किसी जवान ने वो राइफल भी चोरी की थी और क्योंकि उसका भी पहले इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, क्योंकि आर्टिलरी से भी वो जवान हो सकता है, क्योंकि वहां पर तोपों का एक बहुत बड़ा तोपखाना है, वहां पर हथियार बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि बहुत बड़ा बेस कैंप है मिलिट्री का। तो ऐसे में तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही है कि क्या कुछ और भी चीजें वहां से मिसिंग है,
गायब है, क्या उसके पास कोई और हथियार तो नहीं है। तो वो लोग कौन है, यही कारण है कि तमाम जो गेट है मिलिट्री बेस के वो बंद कर दिए गए। हो सकता है कि इस चीज को लेकर कोई जानकारी रिवील की गई हो थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी तक जो 15 मिनट पहले हम कह सकते हैं गौर जो जानकारी हमारी बात वहां पर हुई, अभी तक वो शिनाख्त जो थी वो कंप्लीट नहीं की पाई, तो उसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई थी। लेकिन क्योंकि पुलिस के डीआईजी, आईजी और एसएसपी लेवल के अधिकारी अंदर मौजूद है, मिलिट्री के तमाम अधिकारी मौजूद है, ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस के जो अधिकारी है वो इस चीज की जानकारी जरूर जल्दी मीडिया को बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी जो साजिश थी या पूरी जो घटना थी, इसके पीछे कारण क्या थे, क्यों अंजाम दिया गया और कौन कौन विक्टिम है और आखिरकार कौन आरोपी है और उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी मंशा क्या थी। ये चीजें थोड़ी देर बाद ये भी चीजें साफ हो जाएंगी। वो बहुत बहुत शुक्रिया नवरीब छापरा आपका। ये थे पंजाब ब्यूरो नवरीब छापरा तफसीलात फराम कर रहे थे बठिंडा इलाके में जहां मिलिट्री स्टेशन, वहां के उस मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई। आज सुबह करीब 4:30 बजे यानी कि 4:35 पर गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। उसके बाद ही जब आहिस्ता आहिस्ता जो रिपोर्ट सामने आए हैं, उस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, जो माना जाता है कि 4 फौजी एहलकार हैं। फिलहाल इस हवाले से तफसीलात तहकीकात जो है वो जारी कर दी गई हैं। अभी उसमें तहकीकात चल रही हैं, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि यह बठिंडा मिलिट्री स्टेशन एक बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, जहां फौज के जवानों की बड़ी तादाद अपने अहलखाना के साथ रहती है। वहां पर यह आज सुबह यह वाकया पेश आया है। पूरे इलाके को फौज और पुलिस ने सील कर दिया गया है और अभी तहकीकात चल रहे हैं। कुछ ही देर के बाद ही मजीद तहकीकात सामने आएंगी। क्या ये हमलावर कौन था, फौजी एहलकार था, क्यों इसने हमला किया है और क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। बढ़ते आगे बात अब जिला सांबा की करते हैं। जिला सांबा में एक संगदिल बाप ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया है। सांबा में बाप ने एक तेज धार वाले हथियार से अपने बेटी और अहलिया पर हमला करके उन्हें शदीद तौर जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में अगरचे तीनों को अस्पताल ले जाया गया, ताहम बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि बेटी और बीवी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया है और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात सांबा से दे रहे हैं ऋषि खोजूरिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुंब इलाके से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुंब के ढाकी गांव में आज सुबह तड़के सवेरे एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जो परिवार सोया हुआ था और बताया जा रहा है कि इस तेजधार हथियार से जो हमला किया गया है, इसमें उस व्यक्ति के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं पत्नी और बेटी जो है वो घायल हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि पत्नी का इलाज जो है वो जिला अस्पताल सांबा में लगातार जारी है और बेटी नॉर्मल इंजर्ड है, वो बेटी घर पर ही है। लेकिन इस हमले में बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। और बताते चले कि जिस तरह से तेजधार हथियार से हमला किया गया है तो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। और बेटे के गले पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे और बेटा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और वहीं आपको बता दें कि जब यह पूरा मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। और व्यक्ति की पत्नी की बात करें जो गंभीर घायल हुई थी, उनको जो है वो जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया गया। उसके बाद सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मृतक बेटे की बात करें इस व्यक्ति के, तो उस बेटे का शव जो है वो जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है। और पुलिस ने मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो शायद डिप्रेशन में था, लेकिन इस तरह का कोई डिप्रेशन ऐसा क्या था जो इस तरह की वारदात करने पर मजबूर हो गया और सुबह सवेरे तड़के जो है वो अपने ही परिवार के ऊपर हमला बोल दिया तेजधार हथियार से। और बताया जा रहा है कि यह वारदात लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है, जब परिवार सोया हुआ था, बेटा सोया था, बेटी सोई थी, पत्नी सोई थी। तो सबसे पहला वार इसने बेटे के ऊपर किया। बेटे की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और बेटी जो है वो नॉर्मल घायल है और पत्नी जो है वो काफी गंभीर अवस्था में घायल हुई और उसका इलाज अभी फिलहाल जिला अस्पताल सांबा में जो वो लगातार जारी है। बेटे की उम्र बताया जा रहा है, यानी जिस बेटे की
मौत हुई है। 21 से 22 वर्ष इस बेटे की उम्र है। बेटी की बात करें तो 16 से 17 वर्ष की उम्र है और पत्नी की उम्र का बताएं तो ये 37 वर्ष उम्र बताई जा रही है। और जिस व्यक्ति ने हमला किया है, ये हमलावर व्यक्ति जिसने अपने परिवार के ऊपर हमला किया, उसकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे पूरी जांच शुरू कर दी है। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने ही परिवार के ऊपर हमला कर दिया। यह काफी दुखद वाकया पेश आया और समाज में इसका क्या संदेश जाएगा, ये आप इस खबर के जरिए जान ही सकते हैं। लेकिन ये काफी दुखद रहा कि सांबा के सुंब इलाके की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसी सुंब के ढाकी गांव में ये आज सुबह सवेरे तड़के ये वारदात पेश आई। यहां एक व्यक्ति ने अपने बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर और पत्नी के ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया, लेकिन बेटे ने जो है वो जख्मों का ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। बेटी नॉर्मल घायल है और पत्नी जो गंभीर घायल है, उसको भी गले के ऊपर काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में जारी है। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो वो हथियार को भी अपनी कस्टडी में लिया है और पूरा मौके पर जाकर छानबीन शुरू कर दी है। और वहां पर एक लोगों का भी काफी ज्यादा जमावड़ा जो वो देखा जा रहा है। लेकिन हमें ये जानकारी भी मिली थी कि पहले उस व्यक्ति को जो है वो लोगों ने ही, गांव के लोगों ने ही एक कमरे में बंद कर दिया जब ये पूरी वारदात सामने आई। तो ये बड़ी जानकारी क्राइम के हवाले से सामने आ रही है जिला सांबा के सुंब इलाके से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया। शिमाली कश्मीर के पट्टन में फूल और सब्जियों का कारोबार करने वाले दर्जनों तालीम याफ्ता नौजवान अपना रोजगार कमा रहे हैं। उन नौजवानों का कहना है कि महकमे फ्लोरिकल्चर या महकमे ज़राअत जैसे महकमों की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है और न ही उनसे कोई राब्ता किया गया है ताकि उनके कारोबार को मजीद फरोग मिल सके। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे राही निसार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुतल्लिका महकमा उन्हें कोई स्कीम या कोई मदद फराहम करता तो उनके कारोबार में मजीद इजाफा होता और उन्हें काफी फायदा मिलता। सर, मैं जनाब मोहम्मद सुबान सोफी, वल्द गुलाम रसूल सोफी, रेजिडेंट सदर पलालन। सर, तुम सदा शुक्रिया कि तुम वो कार कराया सदन काश इत का अफसर का फ्लोरिकल्चर अफसर का इत तुम सजेशन दिन ताकि सोन यह कार करे दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत। तुम वुचान कि कस्टमर आए कि ये रुकान अन हर कह वेरायटी तकरीबन फ्लोरिकल्चर पोश सारी कनान बे मजीद कनान गन्नेल वगैरह मरचांगन नेल सोरे किस करान। मगर अफसोस काश तुद पे अफसर यून अन और सह वन तुम मा सही जरूरत कह हेको मदद कर ताकि सन कारस मिले बढ़ाव। सर कत बिल्कुल दुरुस्त टोटल डिपार्टमेंट वनिस तान आमद जबकि कस्टमर पोश नी वगैरह नी बाकी चीज नी बाकी नेल नी काश इत डिपार्टमेंट का अफसर रुकन और वन साइडस कुन तुम मा सही जरूरत कह सही सब्सिडी मा जरूरत कह सीड्स मा जरूरत कह टोटल वनिस तान तिज मे नाव मोहम्मद सुबान सोफी तुम कुछ डिपार्टमेंट मज मोन नाव लिखित ऐसे फलानी बेल निमुत वनिस तान टोटल कह कस अनान योर शालमर साइड अनान मुल सर सुबह नेरा सारसी बगन तोर शाम वापस सह दो ग जाये पे बिग दह सजावान बस बिग दह पे कनान बाकी गन्नेल मरचांगन नेल यह पाने वपदावान पन बेल वपदावान और सुई वावा और सुई पे कनान कस्टमर। तो बस अगर महकम तुह नश अम सू ज्यादा दो दो बढ़ रहे वन ज्यादा क्या बढ़ बह पढ़ा लिखा जवान मे नौकरी को तरजीह दिखुत जन कि सह गई बल कर गवर्नमेंट ज्यादा मे पन जमीन बह पन जमीन असल पे काम दो असल पे जन तुम दी होर तक नजर पे होर तक तकरीबन 7 लड़के ये वाबस्त वनकस बिल्कुल असल पे पन काम काज कर। मगर काश अगर गवर्नमेंट का इदारा का फ्लोरिकल्चर या एग्रीकल्चर ये ब्रोट कर सारी जमा। जम्मू के नए बस स्टैंड में कारोबार में मसरूफ दुकानदार गुज़िश्ता 4 बरसों से परेशान हैं। ताजरों के मुताबिक अगरचे उन्होंने कई बरस कबल बस अड्डे का काम शुरू किया और दुकानदारों की बाज़ाबातकारी के लिए जो मंसूबा बनाया उससे उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदारों ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और LG से अपील की है कि बस अड्डे के साथ बनाई गई दुकानों का तामीरी मंसूबा गलत है, जिसे फौरी तौर ठीक कर लोगों की जिंदगियां मुतासर होने से बचाई जाए। कस्टमर को हायर करते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कि जो एजेंट होते हैं बाहर से हायर करते हैं, वहां से ले जाते हैं खींच के उनको, जो भी एजेंट है। जैसे हमारे बैक साइड में चले जाओ, वहाँ इन्होंने 20-25 फुट का प्लेटफार्म बनाया हुआ है और जहाँ हमारे को दुकानें दी हैं जहाँ 5-5, 7-7 फुट का प्लेटफार्म है, वहाँ जब बस जो बैक साइड करती है तो वो हमारी दुकानें दिखाई नहीं देती।
जब तक दुकानें दिखाई नहीं देंगी तो वो मार्केट चलेगी नहीं। हमने उनको एक सलाह मशवरा दिया था कि ताकि अगर साइड पे उधर सामने गाड़ी लगती है, वो अगर नहीं लगे तो रास्ता उधर खुला है। आप एक काम करिए कि ये बसें थोड़ी आगे कीजिए, जहाँ प्लेटफार्म और बढ़ाइए, जो 10-15 फुट का जो प्लेटफार्म बने, और लोग जब उधर से गुजरे उनको पता लगे ये मार्केट है। 2-3 साल हो गए हैं दुकानों मिले हुए, और दुकानें इनकी बिक नहीं रही हैं। बिक इसलिए नहीं रही कि नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर ही इन्होंने गलत बनाया है और गलियां बना दी हैं। ऐसे अगर दुकानदारों से सलाह मशवरा किया होता, जूस शेप में मार्केट बनाई होती, सेंटर पॉइंट खुला होता, सब दुकानें दिखाई देती। सर दिक्कत ये आ रही है कि हमें वहाँ से आज से 5 साल पहले वहाँ से रिहेबिलिटेशन नीचे किया था यहाँ पे। हाँ, तो हमें यहाँ पे शॉप दी गई है, लेकिन हमारी प्रॉपर 4 साल से ये कोशिश चल रही है कि यहाँ पर पैसेंजर जो हैं, वो पैसेंजर जो पीछे तक जाएंगे तो ये बेचारे दुकानदार, ये हमारे भाई जो हैं, वो शॉपकीपर एसोसिएशन के जो दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी शॉप जो चल पाए, क्योंकि पैसेंजर यहाँ पे पीछे तक जाते नहीं हैं, गाड़ियाँ पीछे से लोड होती नहीं हैं। तो ये दुकानदार बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इनका काम करना इतना मुश्किल, इतना टफ सा हो चुका है कि अपने परिवार को चलाना एक बहुत ही मुश्किलात का सामना करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, उसकी बहुत सी दिक्कत आ रही है। पूंछ जिला के अमड़ा में तिबी निज़ाम की हालत खराब होने से कसीर आबादी मुतासर हो रही है। गांव में बनाई गई डिस्पेंसरी में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी और अद्वियात की किल्लत से मकामी आबादी बेबस है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि डॉक्टर इलाके में कायम डिस्पेंसरी में कभी कभार चक्कर लगाते हैं। उनके मुताबिक इलाका पसमानदा होने के सबब बेशतर आबादी इलाज मुआलजे की गर्ज से इस तिबी सेंटर पर इन्हिसार करती है। ताहम निज़ाम दरहम होने के सबब मकामी आबादी मजबूर हो रही है। लोगों ने इलाके में डॉक्टरों और अद्वियात की किल्लत को दूर करने के साथ साथ एम्बुलेंस गाड़ी फराम करने का भी मुतालबा किया है। डॉक्टर हमें बड़ो डॉक्टर हमारे को आतो नहीं, अगर आवे हफ्ता ना 1 दिन आयो 2 दिन आयो, उसकी हमने कितनी की सोच बोल सके। और हमने किया दस्ते जाए कि हम बीमार हो सकें, तो ये 8 घंटा जी, 8 घंटा देखे पीछे बीमार हो सकें। हमारे को 8 घंटे ड्यूटी रह के जो भी आवा उसकी, और उसके बाद हमारे को कोई ड्यूटी नहीं। हमारे को कितने बड़ो क्वार्टर बने हुए, हमने रात रहने वास्ते कोई डॉक्टर चाहते नहीं थे, ना कोई रहे थे। मांग यही करा हमारी यही है कि हम सबसे पहले क्वार्टर भी डॉक्टर होने चाहिए जो 24 घंटा डॉक्टर रह कोई। और उसकी दूसरा नंबर एम्बुलेंस गड्डी जब तक ना आवे, हमने हमारा कोई चारो बस नहीं है। हम निकी गड्डी लोगों पड़ा, अगर किसी ने कहा कि हमने सुमाना, अगर सुमाना किसी ने कहा आप हमारे मरीज ने सुनकोट छोड़ा, अगली मन मर्जी का पैसा दसेगा, फिर उतना हमारा पल्ला होता नहीं। हम दें कितों से जाए, किसी सुनकोट हम जा ही नहीं सकता। फिर सर पीएचसी का ये निज़ाम है कि यहाँ डॉक्टर साहब जो आते हैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आते हैं और 3 या 4 दिन उनकी ड्यूटी सुनकोट लगा दी जाती है, उससे नगर के रहने वाले। बाकी ये 2 दिन जो आए आपके सामने, इनका किसका क्या काम है ये तो आप भी जानते हैं और डीएमओ सब ज्यादा जानते हैं। दवाई का क्या निज़ाम है? सुबह से हमें कोई आदमी यहाँ नहीं मिला। आज शेर ने हम लोगों पे हमला किया। शेर तो पागल था ही, लेकिन हम लोगों को भी साथ में पागल होकर ही मरना था। किसी बच्चे को अगर काटता तो क्या करते, जिस बच्चे को सुबह काटा उसको ड्रेसिंग जाकर पहले ड्रेसिंग सुरून कोर्ट में हुई है। यहाँ कोई बंदा नहीं मिला, फिर हम बुफलियाज लेके वहाँ कोई बंदा नहीं मिला और सुरून कोर्ट में ड्रेसिंग हुई उससे। देखिए उसमें कोई लाइट नहीं है, पानी नहीं है। हम डॉक्टर कहते रात को रुको आप भैया, आप क्यों नहीं रुकते? वो कहते यार इसमें पानी नहीं लगा, इसमें लाइट नहीं है, इसमें ये मसला। हम रुक के भी क्या करें? डीएमओ साहब ने जो नीचे से दवाइयाँ दी है 2 दिन तो रखते हैं यहाँ पे और तीसरे दिन वो एक्सपायर होती है। अगर आयुर्वेदिक से हमारा काम चले तो हम हकीम को यहाँ से ढूंढेंगे, वरना कहीं। म्यांमार में फौज की फिजाई बमबारी के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के शिमाल मगरबी इलाके सगांग में फौज ने फिजाई हमले की। हमले में एक हाल को भी निशाना बनाया गया जहां एक तकरीब जारी थी। फौजी फिजाई हमले में 110 अफराद हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही, जिनमें 15 खवातीन, बच्चे और आम शहरियों की बड़ी तादाद शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई बमबारी में इस इलाके को निशाना बनाया गया जहां म्यांमार की फौज हुकूमत की मुखालफत की जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इक्तदार में आने के बाद म्यांमार की फौज की जानिब से अपने मुखालफिन पर फिजाई बमबारी में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी म्यांमार की मुसल्लह अफवाज के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए फौज से पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने म्यांमार में फिजाई हमलों में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कठघरे में लाया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।